नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस एपिसोड। आज मैं आपसे उन कुछ बातों के बारे में बात करना चाहता हूं जो हम लोग सुनते भी हैं और बहुत सारी घटनाएं हमारे चारों तरफ ऐसी होती हैं जिनको हम देखते भी हैं, लेकिन हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि इस तरह की कोई बात हो गई और हम लोगों ने उनको ऑब्जर्व करना भी छोड़ दिया बिकॉज हमें कुछ गलत या बुरा या इस तरह का शायद महसूस होना बंद हो गया है। हम लोग पता नहीं कहां पर बिजी रहते हैं, हर वक्त किसी न किसी सोच में या किसी दूसरे काम में कि हमें आसपास की घटनाएं कई बार नहीं समझ में आती और उसका मतलब ये निकलता है, उसका असर ये होता है कि आने वाले समय में ये सब चीजें जो गलत भी थी वो बड़ी नॉर्मलाइज हो जाती हैं। लोग उनको बड़े नॉर्मल तरीके से लेना शुरू करते हैं, अरे ये तो ऐसे ही होता आया है। आप सोचेंगे कि मेरे मन में आज ये बहुत ही साधारण सी बात, परंतु मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात और हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्यों मेरे दिमाग में आई ना। एज ए टीचर मेरा मतलब एक सोच बन गई है बच्चों के साथ रह करके कि लुक अराउंड, ऑब्जर्व द थिंग्स, अंटिल अनलेस देयर इज ऑब्जर्वेशन यू वुड नॉट बी एबल टू गेट एनीथिंग न्यू आइडियाज फ्रॉम एनीवेयर, और आप उन चीजों को समझ नहीं पाओगे। जितने भी बड़े दार्शनिक हुए हैं, जितने भी बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, ऑब्जर्वेशन उनका बहुत शार्प रहा है हमेशा। जिन जिन लोगों ने बहुत ऑब्जर्व किया अपने को, अपने चारों तरफ चीजों को होते हुए, घटनाओं को घटते हुए, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें फिर हमें बताई और इस दुनिया को दी। तो मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज आपको देने नहीं जा रहा हूं, ऐसा आप न सोचे, परंतु मैं अपने आप को, अपने और आप सब लोगों को उन चीजों के साथ जोड़ना चाहता हूं और आपको जगाना भी चाहता हूं कि हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अल्टीमेटली उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। अब मैं ज्यादा समय न लेकर आपको बताऊं कि मैं कल परसों अपने वर्क प्लेस की तरफ आ रहा था और जिस सड़क से मैं गुजर रहा हूं वो टू वे है, so there's traffic coming from opposite sides and of course you will be getting some roads which are connecting roads जो उस मेन रोड से आकर के मिलती हैं दाएं या बाएं से। तो जब मैं जिस साइड से मेरी कार आ रही थी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक बस आ रही है एंड दैट बस वाज टू टेक अ लेफ्ट टर्न एंड दैट वाज टू माय राइट। ऑफ कोर्स आई वाज कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड और जब वो उस टर्न के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है तो मैं देखता हूं कि हमारे आगे करीब 50 मीटर आगे एक और बड़ी कार, बहुत महंगी कार, जिसमें कुछ बड़े ही एजुकेटेड या बड़े लोग बैठे होंगे ऐसा मैं सोचता हूं, वो भी उस बस के सामने आ गई। मतलब बस के सामने तो नहीं कहूंगा, बट जो टर्न लेना था जिस लेफ्ट साइड में बस को, उसके कोने पे आकर के खड़े हो गए। बिकॉज बस थोड़ी बड़ी है, उसको टर्न लेने में थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए, सो द बस वाज नॉट एबल टू टर्न or the driver was not able to turn the bus to the left, so he was requesting the car driver or the person whoever was driving the car कि भाई आप इसको थोड़ा पीछे ले लीजिए। लेकिन वो तो सुनने को तैयार नहीं थे, वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उसी दौरान मैं देखता हूं कि जो कनेक्टिंग रोड है, जिस साइड बस को मुड़ना था, उस तरफ से एक लोडिंग टैक्सी आती है। लोडिंग टैक्सी उधर आ रही है बिकॉज उसको इस मेन रोड पर आना है। अब वो लोडिंग टैक्सी वाला देखता है कि सामने तो बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो बस थोड़ी टर्न हो गई थी, वो भी उसका रास्ता भी ब्लॉक हो गया था और वो कार वाला भाई पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो अब देखिए यहाँ पर जो लोडिंग टैक्सी का ड्राइवर है वो अपनी लोडिंग टैक्सी को थोड़ा सा एक कोने में उतार लेता है, उतरता है और जाकर के कार के जो ओनर हैं या जो कार में बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपनी कार को पीछे ले दीजिए, नहीं तो पूरा ट्रैफिक जैम हो जाएगा। किसी तरह से वो थोड़ा सा कार को पीछे लेते हैं, बस टर्न होती है, लेफ्ट साइड में चली जाती है और ट्रैफिक चलना शुरू हो जाता है। अब यहां पे देखिए कि जो कार, जितनी महंगी कार थी, तो मैं मानता हूं उसमें अच्छे लोग बैठे होंगे, समझदार लोग बैठे होंगे, पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे और पढ़े लिखे लोगों का हम मानते हैं कि आईक्यू भी अच्छा होगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड से लोडिंग टैक्सी में जो ड्राइवर आए थे, अगर मैं उनके कपड़ों को देखूं और उनकी जिस तरह बॉडी लैंग्वेज देखूं तो ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। शायद हो सकता हूं,
बट मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, बट और हो सकता है उनका IQ भी बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन देयर वाज समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दैट पर्सन. आई वुड टॉक अबाउट दैट लिटिल लेटर. ये आपने देखा होगा कि जब आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते हैं, आप जैसे ही आप पहुंचे, ट्रैफिक लाइट रेड हो गई, आपने अपनी कार को रोक दिया जहां आपको रोकना था, या जिस भी व्हीकल में आप थे, आप मोटरसाइकिल पे थे, स्कूटर पे थे, तो आपने उसको रोक लिया. नाउ दैट रेड लाइट इज फॉर अबाउट 60 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स. तो इस बीच में तो पीछे से भी लोग आएंगे. तो अब सही तो सिचुएशन होनी ये चाहिए कि जो लोग पीछे से आए वो आपके पीछे रुके, वो रुकते चले जाए, एक लाइन लगे. बट होता क्या है, हमने जो देखा है अपने देश में, ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर चारों तरफ से लोग मधुमक्खियों की तरह एक दूसरे के आगे आकर के खड़े हो जाते हैं. और एक जो आपने 60 सेकंड पहले, जस्ट बिफोर इट बिकेम रेड लाइट, यू स्टॉप देयर एंड यू आर द वन हु इज नाउ आई मीन मिसिंग आउट, मूविंग. आप नहीं चल पाते हैं, और बाकी लोग जो जस्ट ए सेकंड बिफोर आए होंगे वो आपसे आगे निकल जाते हैं और आप वहां खड़े रह जाते हैं, बिकॉज आप कुछ कर नहीं सकते. अब देखिए यहां पर फिर सिचुएशन, इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं वो लोग भी हैं. ये सिचुएशन क्यों हो रही है? देयर इज समबडी हु इज वेटिंग फॉर द लाइट टू बिकम ग्रीन एंड देयर इज समबडी हु इज स्टार्टिंग मूविंग 4 सेकंड्स बिफोर और 5 सेकंड्स बिफोर. जैसे ही वो लाइट ब्लिंक करनी शुरू करती है, उसी वक्त में लोग चलना शुरू कर देते हैं. देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ सम एक्सीडेंट. अब यहां पर जो कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ नहीं रुकते, तो क्या इसके पीछे सिर्फ ये कारण है कि वो नियमों की पालना करते हैं और दूसरे वाले नियमों की अवहेलना करते हैं, या इसके पीछे कोई और भी फैक्टर है? वो भी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा. अब इसके बाद में आप देखिए कि चाहे आप रेलवे स्टेशन पे हों, चाहे एयरपोर्ट पे हों, हम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए चीजें करते हैं, हम दूसरों की असुविधा का कभी ध्यान ही नहीं रखते. आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड लुक फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, बट आप हमारी वजह से दूसरों को असुविधा भी तो ना हो, ऐसा काम भी तो हम ना करें, लेकिन हम तो काफी करते हैं. आप देखिए, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन, वहां पे कम पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत बड़े CEOs भी होते हैं, सब लोग होते हैं, बट हम किस तरह से बिहेव करते हैं? एवरीबडी ट्राइज टू पुट समबडी एल्स, और उससे आगे निकल जाए, सबसे पहले जाके हवाई जहाज में बैठ जाएं, सबसे पहले वहां से उतर जाएं, इवन बिफोर इट रियली कम्स टू कंप्लीट होल्ट, उससे पहले उतर जाएं. ये हम लोग करते हैं. अब यहां पर इंटेलिजेंस तो हम सब लोगों के अंदर बहुत हो सकती है. सो व्हाट इज दैट व्हिच इज मिसिंग? नॉट मेकिंग अस टू फील फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. हम दूसरों की सुविधा को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप याद करें कि जो लोडिंग टैक्सी से जो उतरे थे और उन्होंने जाकर के रिक्वेस्ट की बहुत बड़ी कार में बैठे हुए लोगों से कि भाई आप थोड़ा पीछे कीजिए, उनमें क्या अलग रहा होगा, बावजूद इसके कि वो उतने पढ़े लिखे ना हो, इंटेलिजेंस या IQ इतना ज्यादा ना हो. यहां पर बात आती है, जो कभी इमोशनल इंटेलिजेंस किताब जिन्होंने लिखी, डैनियल गोलमैन ने, वो बात करते हैं इमोशंस की, वो बात करते हैं EQ की, और वो कहते हैं कि EQ इज द की इन समबडीज बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ. और जब सक्सेस का मतलब होता है, ऑफ कोर्स हम सक्सेस को अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं, और उन्होंने तो यहां तक बोला है कि जो बहुत हाई क्यू वाले लोग हैं वो जिंदगी में सक्सेसफुल हुए हों, ये कोई जरूरी नहीं है. उनकी जिंदगी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ एंड मोस्ट ऑफ देम इन पर्सनल लाइफ और विद फ्रेंड्स एंड अदर्स, दे हैव बीन वेरी वेरी पुअर, बड़े ही कमजोर रहे हैं. लेकिन ये सब लोग कहते हैं कि जिनका EQ बहुत अच्छा है वो जिंदगी में डेफिनेटली सफल होते हैं. तो आपका इंटेलिजेंट होना इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं कहूंगा कि जिनका IQ ज्यादा है वो गलत है, वो सब गड़बड़ी करते हैं, नहीं. लेकिन IQ के साथ साथ गोलमैन कहते हैं अगर EQ भी बहुत अच्छा हो जाए, इमोशनल कोशेंट भी बहुत अच्छा हो जाए, तो मतलब दुनिया आज के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर होगी, बहुत ज्यादा सुकून की जिंदगी सब लोग हम जी रहे होंगे. तो जब हम बात EQ की करते हैं तो देखिए आप, हम लोगों के अंदर, सबके अंदर इमोशंस है, और इमोशंस तो यू ऑल नो इट वेरी वेल बिकॉज नाउअडेज इट इज बीइंग टॉक अबाउट ए लॉट, और बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं. लेकिन कई बार ऐसा लगता है, चूंकि मैं स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं इतने सालों से, तो हम शायद बातें बहुत ज्यादा कर जाते हैं, और जब बच्चों के अंदर EQ डेवलप करने की बात आती है तो हमारे जो एक्शंस होते हैं, हम जो करते हैं उनके सामने या उनके साथ, वो बिल्कुल ही परे होता है उस बात से, वो बिल्कुल ही अलग होता है. अब यहां पे तकलीफ आती है
क्योंकि जब ये बच्चे बड़े होते हैं और जो बच्चे जिनका ईक्यू हमने बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होने दिया, डेवलप करने में हमने उनको हेल्प नहीं की, तो ये बच्चे आईक्यू तो बहुत अच्छा लेके बड़े होते हैं, लेकिन सबके लिए अच्छा सोचते हो, दूसरे का दर्द इनको अपना दर्द लगता हो, दूसरे का दुख इनको अपना दुख लगता हो, किसी के साथ इन्होंने अगर कुछ गलत इनसे गलती से भी हो गया हो, अगर इनको बुरा लगता हो, ये थोड़ा कम होने लगा है। तो आपको इस बात को एज टीचर्स, जो मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूं, एज टीचर्स एंड एज पेरेंट्स, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। गोलमैन साहब कहते हैं कि हमें ईक्यू बच्चों को बचपन से ही सिखाना पड़ेगा, उनको वो डेवलप करना पड़ेगा, इनकलकेट करना पड़ेगा बच्चों के अंदर। चूंकि एडल्ट में जाकर के ईक्यू डेवलप करना तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आईक्यू के लिए तो वो कहते हैं कि आईक्यू इज जेनेटिक, उसको भी हम थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, उसको भी हम इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, बट उसकी एक लिमिट है। बट व्हेन इट कम्स टू ईक्यू, ईक्यू की कोई लिमिट नहीं है। इसको हम चाहे जितने आगे तक बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ डू वी स्टार्ट लुकिंग एट द लाइफ एंड हाउ डू वी लुक एट द पीपल अराउंड अस। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि जब ईक्यू की बात मैं करता हूं, इमोशनल क्वोशंट की बात करता हूं, या एम्पैथी एक शब्द आता है जो मैंने एक वीडियो में आप लोगों से बहुत अच्छे से शेयर किया था। तो एम्पैथी में तो हम ज्यादा बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बात करें कि इफ आई स्टार्ट फीलिंग द पेन ऑफ समबडी एल्स एज माय ओन पेन, देन आई एम एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दैट पर्सन। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, मुझे अपने डेवलपमेंट में, अपनी प्रोग्रेस में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट वो प्रोग्रेस या वो डेवलपमेंट मैं किसी का नुकसान करके, किसी को दुखी करके, किसी को पीछे धकेल करके, अपना धक्का दे करके, वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसी सिचुएशन हमने अपने बच्चों की, ऐसी भावनाएं, ऐसे इमोशंस हमने अपने बच्चों के अंदर डाल दिए और अपने अंदर डाल लिए, तो आप देखिए कि क्या ये जिंदगी बेहतर नहीं हो जाएगी। हमारे यहां तो, अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं, भारत की बात करूं, तो हमारे यहां क्यों जॉइंट फैमिली सिस्टम इतना लंबा समय सर्वाइव कर पाए? आजकल थोड़ा सा उस पर ठेस पहुंची है कई कारणों से, बट एक कारण यह भी है कि जो पहले हम एक दूसरों की भावनाओं को, बड़े छोटे बच्चों की और बच्चे बड़ों की भावनाओं का ख्याल करते थे, एक दूसरे के कंफर्ट का या किसी को नुकसान या फायदा या किसी के दुख में खड़े हो जाना उसके साथ, तो इसलिए हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा चला था। आजकल जब से थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ी, तो वो चीजें बदली हैं, बट वो स्पेस भी तब मांगा लोगों ने जब थोड़े ईक्यू वो उतना डेवलप नहीं किया। मैं ये बातें आपको लग रहा होगा रेपिटेशन है, ये तो हम जानते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देखते तो हम जो मैंने कुछ घटनाएं आपसे शेयर करी, हम रोज देखते हैं ना। डू वी फील बैड अबाउट दैट? इफ वी डोंट फील बैड अबाउट दैट, तो हमारा ईक्यू को हमने कहीं बैक स्टेज दे दिया है। आईक्यू के चक्कर में हमने बैक स्टेज दे दिया अपने ईक्यू को, और ये हमें जिंदगी में नुकसान पहुंचाएगा। तो एम्पैथी बच्चों के अंदर होना, हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जब मैं ईक्यू की बात करता हूं, किसी ने कहा कि फिर तो हम अपने बारे में सोचे ही ना। नहीं, हमें अपने बारे में भी सोचना है, बट मैं कहता हूं कि दूसरों की कॉस्ट पे नहीं, दूसरों का बुरा करके नहीं, दूसरों को धक्का देके नहीं, दूसरों को नुकसान पहुंचा करके नहीं, वो मैं हमेशा कहता हूं। और जब मैं ईक्यू की बात करता हूं, तो ईक्यू इज नॉट ओनली ए काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज समथिंग विच कंट्रोल्स योर इमोशंस। अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल करना ईक्यू का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि रोड रेज में जिस आदमी को बहुत तेज गुस्सा आया है, अगर उसका ईक्यू स्ट्रांग होगा तो वो कभी दूसरे को पिटाई नहीं करेगा। वो जाकर के ये जरूर कह देगा कि भाई आपने ठीक से कार नहीं चलाई, या आपने ठीक से मोटरसाइकिल नहीं चलाई, आपने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया। वो कह सकता है। इट इज नॉट दैट वी शुड नॉट टेल द अदर पर्सन हु वुड हैव डन सम हार्म टू अस, बट देयर इज अ वे ऑफ टेलिंग दैट थिंग। तो जिस बंदे ने जो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया, बिकॉज एंगर इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ इमोशन, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इमोशंस को कंट्रोल करना हमारे लिए ये ईक्यू ही हमें सिखाएगा। तो जब हम बहुत ज्यादा खुश होंगे, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एक डायरेक्शन में चले जाएं, तो भी वो हमें कंट्रोल करना सिखाता है। आपने देखा, बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है। सो हु इज द बैलेंस्ड पर्सन? जो कभी बहुत ज्यादा बुरा हो जाए तो परेशान नहीं होते, और बहुत अच्छा हो जाए तो बहुत ज्यादा फैलते नहीं, खुश नहीं होते। अपने आप को दोनों सिचुएशंस में बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के लिए कौन जिम्मेवार है? EQ. I'm telling you, emotional quotient is very, very important. That is what Goleman say, keep telling. और यहां पर अब जब बात आती है कि EQ अगर इतना इंपॉर्टेंट है, तो भाई हम क्या करें, कैसे समझाएं, कैसे डेवलप करें बच्चों के अंदर, कैसे एनहांस करें, इंप्रूव करें EQ को? ये बहुत मुश्किल काम नहीं है।
लेकिन मुश्किल भी है। मुश्किल काम इसलिए नहीं है कि हम कर सकते हैं, और बहुत मुश्किल इसके लिए पहले शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। पहले हमें अपने आप उस तरह से बिहेव करना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे काबू हमें पाना पड़ेगा, अपने अंदर वो एम्पैथी खुद के अंदर हमें जनरेट पैदा करनी पड़ेगी, और वो मॉडल करना पड़ेगा हमें अपने बच्चों के सामने। और यहां पे मैं आपको बताऊं, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हमें एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। यहां पर वो दो जो बड़े छोटे से हिस्से हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं हमारे ब्रेन के। ये ब्रेन जो है ना, यही हमें काबू करता है। और गोलमैन यहाँ पे बात कर रहे हैं दो पर्टिकुलर पोर्शंस ऑफ द ब्रेन, वन एमिगडाला एंड सेकंड इज द पीएफसी, दैट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसके बारे में मैंने आपसे एक वीडियो में काफी विस्तार में चर्चा की थी। एंड आई टोल्ड यू दैट पीएफसी डजंट डेवलप वेरी फास्ट, इट डेवलप्स वेरी स्लोली, एंड बाय द टाइम द पर्सन इज ऑफ एज 25 तब जाकर के हम ये मानते हैं कि ये फुल्ली डेवलप हुआ। बट व्हेन इट कम्स टू एमिगडाला इट डेवलप्स वेरी फास्ट। 8-9-10 साल के बच्चे तक ये डेवलप हो जाता है, ऐसा न्यूरो साइंटिस्ट और ये लोग बोलते हैं। तो आप देखिए कि एमिगडाला बहुत जल्दी डेवलप हुआ, तो इससे क्या फायदा नुकसान है। बताते हैं कि एमिगडाला इज ए सिक्योरिटी गार्ड, ये मतलब एक बहुत ही जल्दी मतलब जो हमारे चारों तरफ हो रहा है उसको 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 सेंस कर लेता है, गेज कर लेता है ये क्या हुआ, और ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है थ्रेट्स और फियर को। जैसे कोई थ्रेट या फियर आती है तो ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है। इस तरह के केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है कि हम लोग अपने आप को बचाने के उस थ्रेट को थ्रेट करते हैं हम लोग, मतलब वी ट्राई टू ओवर पावर दैट थ्रेट। अब वो कैसे करेंगे, कभी गाली देकर कर दिया, कभी थप्पड़ मार के कर दिया, कभी वहां से भाग गए, दौड़ गए, उस सिचुएशन से इधर उधर चले गए। तो इस तरह का सिचुएशन एमिगडाला की होती है। और आप देखेंगे कि जो 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे होते हैं यूजुअली थोड़े से हमारी बातों पे कभी कभी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी कुछ कुछ वापस बोल देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन बच्चों का पीएफसी अभी ठीक से डेवलप नहीं हुआ। बिकॉज पीएफसी का जो काम है वो है रैशनल थिंकिंग का, और रैशनल थिंकिंग जब भी आप करोगे थोड़ा सा उसमें वक्त लगता है, आई मीन टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। जबकि एमिगडाला तो फटाफट, मतलब जैसे स्विच ऑन किया लाइट जल गई, वो उसका हाल ये है और इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया, और जो भी होना था बाद में हम पछताते हैं। वेयर एज पीएफसी थिंक्स अबाउट एवरीथिंग एंड देन टेक्स ए वेरी कॉन्शियस डिसीजन, बैलेंस डिसीजन कि भाई हमें अब क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे तो अगर थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की बात करते हैं, डेनियल कानेमल की किताब, उन्होंने 2 सिस्टम की बात की है। तो मैं एक सोच रहा था सिस्टम 1 और सिस्टम 2 यही होते होंगे। सिस्टम 1 इज एमिगडाला एंड सिस्टम 2 इज पीएफसी। और वो भी यही बात करते हैं कि सिस्टम 2 जो थोड़ा स्लो सोचता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगाता है कोई डिसीजन लेने में, मतलब उसमें भी एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी मैं सोच रहा हूँ वो पीएफसी से ही मिलता होगा, ऐसा मैंने खुद ने अंदाजा लगाया है। और एमिगडाला इज सिस्टम 1 विच रिएक्ट्स वेरी क्विकली, वो फटाफट रिएक्ट करता है। तो हमें अपने बच्चों के साथ बेसिकली करना क्या चाहिए, मैंने तो जैसे आपको पहले भी कहा कि हम उनको इन चीजों के लिए तैयार करें, उनको ये बताएं कि भाई आप रिएक्ट ना करें वेरी क्विकली। आपको जब तक कोई बहुत ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो अगर आपने विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स नहीं लिया तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, तब तक आप ऐसा कुछ भी मत करिए। मान लीजिए किसी बच्चे को किसी ने कुछ कहा, तो हमें ये एक ट्रेनिंग अपने बच्चों को देना है कि उसके बारे में थोड़ा सोचिए, वो क्यों कहा गया होगा, उसका आपको क्या नुकसान या फायदा होने वाला है, और आप जो करोगे, आपका जो एक्शन होगा या रिएक्शन होगा या रिस्पॉन्स होगा, उसके आधार पर अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकलेगा। तो अगर हमने ये उतना समय बच्चे को दे दिया कि भाई आप ये सोच लीजिए, तो एक तो पीएफसी को हम थोड़ा जल्दी डेवलप करेंगे, दूसरा वो बच्चा इमोशनल होना, बिकॉज दूसरे की सिचुएशन को भी वो समझना शुरू कर देगा। इनिशियल केस में वो अपनी ही सिचुएशन को, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया ना, हम उसने क्यों बोला होगा ऐसा, वो उस पर थोड़ा ध्यान कम दे पाते हैं उस सिचुएशन में। तो यहां पर 2 एक एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको बताऊं जो किए भी जा रहे हैं, और हम लोग बड़ी आसानी के साथ करते हैं कि आप 6 सेकंड के लिए चुप हो जाइए। 6 सेकंड आप कुछ नहीं करेंगे, 6 सेकंड कहते हैं वो लोग। फिर वो कहते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आई मीन फॉर अबाउट टेक डीप ब्रेथ फॉर अबाउट लाइक अ मिनट और 2, और उसके बाद थोड़ा सोचिए कि अब जो मुझे बोला गया था, क्या कहा गया था, नाउ व्हाट शुड आई डू, उसको थोड़ा एनालाइज करके अब, और इसमें आपके 2 या 3 मिनट लगेंगे। कई बार तो लोग कहते हैं ना 1 गिलास पानी पीजिए उसके बाद रिएक्ट कीजिए, जब आपको बुरा लग रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, तब आप कीजिए। तो एक तो ये बड़ा अच्छा है कि आपने जो इमीडिएट ट्रिगर होता है एमिगडाला के थ्रू,
वो आपने थोड़ा सा उसको टाइम दिया पीएफसी के थ्रू क्रॉस होने का. सो ऑलवेज ट्राई दैट योर सेंसेस, योर थ्रेट और फियर, व्हाटएवर इट इज, इट गोज थ्रू द पीएफसी. इट डजंट गो डायरेक्टली टू द एमिगडाला. और उसके लिए जो मैंने आपको बताया 6 सेकंड और मेडिटेशन और उसके बाद डिसीजन लेना. एक एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ और किया जा रहा है ट्रैफिक लाइट का. और उस ट्रैफिक लाइट में बच्चों को कहा जाता है कि सोचिए, जब आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगी या कई बार बहुत अच्छी भी लगी, तो आप थोड़ा पोज कीजिए. जैसे कि आप रेड लाइट जैसे हुई आप रुक जाते हैं, और उस रुकने के बाद में जैसे ऑरेंज लाइट को आप विजुअलाइज करिए अपने मन में, और ऑरेंज लाइट के वक्त में आप सोचिए अगेन वही बात कि ये हुआ था. नाउ व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस, हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड नाउ, डोंट रिएक्ट, हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड नाउ. और जब ग्रीन लाइट आए तो ग्रीन लाइट के वक्त में आप बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास लगता है कि आपको 2 ऑप्शन मिले, 4 ऑप्शन मिले, 6 ऑप्शन मिले ऑरेंज लाइट के दौरान में, आप उनमें से बेस्ट ऑप्शन को इस्तेमाल कर लीजिए. उस तरह से आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए. अगर ये हम प्रैक्टिस करेंगे over a period of time, we will develop up to some extent EQ in ourselves, and we would help our children to develop EQ in themselves. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप IQ तो बढ़ाइए. जैसे मैंने कहा ना कि जो हमारी सक्सेस में IQ plays very important role, but that is not more than 20 to 30%. बाकी जो हमारी सक्सेस में रोल आता है ना, हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, हाउ डू आई एडजस्ट विद माई कलीग्स, how do I behave with my superiors, how do I take their criticism and complaints and everything. अब वो सारा मेरा EQ से आता है भाई, आप इसको समझिए. और अगर हमने ये समझ लिया अपने बच्चों को, तो फिर जो बेहतर तरीके से इन चीजों को संभाल लेते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं. IQ 2 लोगों के बराबर हो सकते हैं, बट EQ जिसका ज्यादा है वो डेफिनेटली ज्यादा सक्सेसफुल होएगा. तो मैं मानता हूं कि आप इस बात पे जरूर ध्यान रखेंगे, तो ये दुनिया भर की जो हमारे झगड़े अननेसेसरी सड़कों पर या किसी कारण छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं, शायद हम उनको थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे और इस सिचुएशन में नहीं पहुंचेंगे जो आज दुनिया में चल रही है. मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि हम अपने बच्चों की भलाई के लिए, इस समाज की भलाई के लिए, इस विश्व की भलाई के लिए, चूंकि हम लोगों को तो वैसे भी विश्व गुरु बनना ही है दोबारा, तो उसके लिए हम इस पे जरूर काम करेंगे. क्योंकि जब हम विश्व गुरु थे तो हम लोग इन चीजों में, मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में हम बहुत आगे थे. So with these words, I take your leave. Thank you very much. God bless us all.